नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। इस बार खबर अपने देश की नहीं, अपने पड़ोसी की है। बांग्लादेश में 15 साल से सत्ता में रहे प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। वो आज दोपहर को 2-2:30 बजे मिलिट्री के चॉपर से, हेलीकॉप्टर से अगरतला पहुंचे और वहां से फिर एक बड़े कैरियर से, हवाई जहाज से आर्मी के, वो अभी हिंडन बेस पे लैंड की हुई है। वो कहाँ जाएगी अभी किसी को पता नहीं। बताया जाता है कि वो रिफ्यूलिंग के लिए उतरी है। उन्होंने भारत में अ, रहने की इजाजत मांगी, ये अभी स्पष्ट नहीं। वहां से अभी कोई काफिला बाहर नहीं निकला, डिप्लोमेट अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन खबर ये थी कि वो फिनलैंड या इंग्लैंड जा सकती है। इंग्लैंड के सरकार ने घोषित कर दिया कि वो उनको अपने देश में रहने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि इंग्लैंड स्वयं अभी प्रदर्शन से जूझ रहा है। वहाँ लोग रास्ते पे हैं और भारी तादाद में वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। फिनलैंड में जाती है और यूरोप के कौन से देश में जाती है तो बाद में बताया जाएगा, या भारत में ही रहती है। क्योंकि इतिहास रहा है कि उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जब वो कंबाइंड पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तब पाकिस्तान फौजों के साथ लड़ने के लिए या राजनीतिक अलग भाषा के लिए अलग देश चाहिए, इस अलग देश की मांग करने के लिए जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वहां पे पाकिस्तानी फौजों ने कहर ढा दिया। वो भारत आए, भारत से मदद मांगी और फिर इतिहास सबको पता है कि बांग्लादेश का 1971 में जन्म हुआ। लेकिन फिर बांग्लादेश का इतिहास भी रक्त रंजित रहा। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा था, वहां पे उनकी हत्या हो गई। उनकी बेटी बाहर थी। फिर जब शेख हसीना वापस बांग्लादेश गई तो 23 जून 1996 को वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2009 के बीच में वो विपक्ष की नेता रही और फिर 2009 के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2009 में फिर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी, 2014 में तीसरी बार, 2019 में चौथी बार और 2024 में पांचवी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी। पाकिस्तान के कुछ आर्थिक विश्लेषक उन्हें वहां के आर्थिक विकास की मसीहा भी कहते हैं। खासकर टेक्सटाइल में पाकिस्तान ने पिछले दिनों में इतनी तरक्की की, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी, ये एशिया एशिया की, चाहे पाकिस्तान हो, लंका हो, बर्मा हो, म्यांमार जिसे हम कहते हैं, या भारत हो, इन सभी देशों में महंगाई और बेरोजगारी ये दो अहम सवाल है। ये सवाल वहां पे भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग रास्ते पे नहीं थे। लोग अपने किस्मत को रो रहे थे, सरकार को ढो रहे थे। ऐसे में एक हाईकोर्ट का फैसला आया, और इसको मैं यदि अपने देश के पैरेलल सिस्टम से जोड़ूं तो मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में एक फैसला आता है और मणिपुर जल उठता है। और मणिपुर इतना जल उठता है कि आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, मणिपुर चल रहा है। हालांकि उस हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। ऐसा ही एक हाईकोर्ट का फैसला वहां आया, और वो फैसला ये कहता है कि जो पुराना आरक्षण सिस्टम था वही लागू किया जाए। क्योंकि वहां पे आरक्षण सिस्टम, यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि 1971 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद वहां 80% रिजर्वेशन लागू हुआ। उसमें स्वतंत्र सेनानी के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में 30%, पिछड़े जिले जो है उनके लोगों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10%। तो ऐसा 80% रिजर्वेशन में चला जाता है, तो मात्र सामान्य लोगों के लिए 20% हो जाता है। उसके बाद जब लोगों ने थोड़ा आक्रोश किया तो 1976 में ये पिछड़े जिले का जो 40% आरक्षण था उसको घटा के 20% किया। तो सामान्य वर्ग के लिए अब वो 40% हो गया, क्योंकि वो 20 वहां से कट के वहां 20 जुड़ गया। फिर 1985 में फिर
पिछड़े जिलों का 20 से 10 किया। तो उनका जो 10% है वो 5% अल्पसंख्यकों में बांटा और 5% जनरल में गया। तो अब जनरल कैटेगरी का 45 हो गया। फिर जब लगातार 2009 में भी स्वतंत्र सेनानियों के फिर पोता पोती भी आरक्षण लेने लगे, उसको लेके छात्रों में रोष हुआ। छात्रों ने वहां आंदोलन किया और इसी के बीच में 1% 2012 में विकलांग के लिए भी दिया। तो अब कुल रिजर्वेशन का कोटा 56 हो गया और जो 45 पे था इसके पहले सामान्य के लिए वो 44 पे हो गया। 2018 में छात्रों ने 4 महीने के लिए भयानक आंदोलन किया। उस आंदोलन के चलते पूरा कोटा सिस्टम ही एबॉलिश हो गया। नो कोटा सिस्टम इन बांग्लादेश, ना महिलाओं के लिए, ना पिछड़े जिलों के लिए, ना स्वतंत्र सेनानियों के लिए, ना अल्पसंख्यकों के लिए, ना विकलांग के लिए। लेकिन फिर 5 जून को हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और हाईकोर्ट ने वही पुराना सिस्टम रिजर्वेशन का लागू करने के लिए बोला गया। इसका मतलब 56% रिजर्वेशन लागू। जिस 56% में यदि मैं कहूं तो स्वतंत्र सेनानी के लिए 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, सामान्य के लिए 44%, 5% अल्पसंख्यकों के लिए, 1% विकलांग के लिए। तो इस जैसे ही कोटा सिस्टम फिर लागू हुआ, वहां भयानक आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन सामंजस्य से भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन जब आप लगातार सत्ता में बने रहो, 5-5 बार प्रधानमंत्री बनो, तो फिर एक अहंकार तो आ ही जाता है, अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। तो उन्होंने उन छात्रों को रजाकारा कहा, रजाकार कहा, यानी गद्दार कहा। रजाकारी शब्द की भी व्याख्या पे मैं आऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर आंदोलन तेज हुआ। जैसे ही आंदोलन तेज हुआ, फिर पहले दिन, मतलब यदि मैं कहूं, मैं आपको डेट वाइज देखूं, तो 5 जून को 56% का कोटा लागू करने का आया। फिर 12 जुलाई को एक हिंसक प्रदर्शन हुआ। 16 जुलाई को शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकारा कहा, यानी गद्दार कहा। बंगाल में उसको गद्दार कहते हैं। रजाकार ये शब्द का अर्थ गद्दार नहीं, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। 19 जुलाई को प्रदर्शन और ज्यादा भीषण हो गया और फिर उसको 60 लोग मारे गए। 20 जुलाई को छात्र नेता जो है थे नाहिद इस्लाम को पुलिस ने पकड़ के बहुत पीटा। उससे और आंदोलन तेज हो गया। 21 जुलाई को हिंसा को देखते हुए हाईकोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और सिर्फ 7% का आरक्षण लागू किया। लेकिन अब छात्र उसको भी सुनने को तैयार नहीं थे। 26 जुलाई को 6 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया और फिर 4 अगस्त को हिंसा भड़की तो 100 लोग और मारे गए। रिपोर्ट है कि अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फिर 5 अगस्त की पहले शायद स्थिति को हाथ में जाते हुए देखते हुए और पूरा विपक्ष पूरी तरह से टूट पड़ा था सरकार पक्ष पे, क्योंकि विपक्ष इतने सालों से विपक्ष में बैठा था, उनके लिए ये गोल्डन चांस था। फिर बांग्लादेश जले या ना जले, उन्हें लगता है कि ये सरकार का इस्तीफा लेने का सबसे बेहतरीन ये है। लेकिन जब 4-4, 6-6 लाख लोग ढाका के रास्ते पे आ गए, पुलिसों के हाथ से स्थिति निकल गई, ऐसे में आर्मी जो है, आर्मी ने भी स्थिति को देखते हुए जो सेना प्रमुख थे जनरल वाकर उर रहमान जमान, तो जमान साहब ने पहला वक्तव्य दिया कि सरकार के हाथ से स्थिति निकल चुकी है। उनके इस वक्तव्य से ये बात तय हो गई कि अब सैन्य भी सरकार को इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि सैन्य के साथ बातचीत, जनरल साहब का ये स्टेटमेंट भी तब आया होगा जब कुछ नेगोशिएशन हुआ। उस नेगोशिएशन के तहत शेख हसीना अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ, उन्हें सेफ पैसेज आर्मी के हेलीकॉप्टर से अगरतला तक दिया गया और उसके बाद आर्मी का मतलब एयरफोर्स का एक बड़ा प्लेन उनके सेवा में लगा दिया गया। और अब जमान साहब ने पूरे देश को संबोधित किया और कहा कि मैं जो है एक अंतरिम सरकार, विपक्ष, सिविल सोसाइटी, जो लोग स्टेक होल्डर है, उन सबको लेके एक 18 लोगों की अंतरिम सरकार बनने की बात हो रही है। शायद अब तक बन गई होगी। तो कुल मिलाकर हमारे नीचे की तरफ देखते हैं हम, बंगाल,
बहुत अनरेस्ट था। बंगाल में भी सॉरी श्रीलंका बहुत अनरेस्ट था। श्रीलंका में भी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को भागना पड़ा था जनता के प्रेशर के सामने, क्योंकि जहाँ-जहाँ तानाशाही रवैया है, वहाँ जनता फिर रास्ते पे उतरती है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सबको पता है। आर्मी कंट्रोल करके चली है, लेकिन कई जगह इतनी हिंसक झड़पें हो रही है कि आर्मी को भी लगता है कि स्थिति उनके हाथ में नहीं। म्यांमार में तो डेमोक्रेसी कब की खत्म हो गई है। और फिर हम आते हैं नेपाल। नेपाल में भी उठक-पटक हुई अभी, हालाँकि सत्ता बदल हुई वहाँ पे। और अब आता है बात बांग्लादेश का। बांग्लादेश एक हमारा अच्छा पड़ोसी था। बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी बहुत है। सरकारें बदलती है, मुझे नहीं लगता कि इससे विदेश नीति बदलेगी, लेकिन फिर डर यही है कि बांग्लादेश यदि गलत हाथों में जाता है, तो फिर क्या चाइना बांग्लादेश को अपना ग्राउंड बनाएगा? हमें चाइना से देखना है, क्योंकि चाइना कभी नेपाल में, तो कभी चाइना नीचे लंका में घुसकर कहीं न कहीं पाकिस्तान व भारत के लिए स्थिति खराब करता है। पाकिस्तान में वैसे ही उसके हाथ-पैर जमे हुए हैं। अ, जो दूसरे देश है, वहाँ पे भी जहाँ भारत समर्थक सरकारें थी, वहाँ पे भी चाइना ने अपने हाथ-पैर फैलाए हैं। हाल ही में एक देश में सत्ता बदल हुई, वहाँ पे भी हम देखते हैं। लेकिन कुल ये भड़का क्यों? भड़का इसलिए कि जब ये आरक्षण वापस लाया, तो छात्रों ने आंदोलन किया। इसके पहले भी 4 महीने आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन कंट्रोल भी किया जा सकता था। लेकिन शेख हसीना ने एक सरकारी टेलीविज़न इंटरव्यू में ये कहा कि आरक्षण स्वतंत्र सेनानी को नहीं देंगे, तो फिर क्या रज़ाकार को देंगे। रज़ाकार ये शब्द जो है ये बेसिकली अरबी शब्द है और इसका मतलब है स्वयंसेवक या साथ देने वाला साथी। लेकिन ये स्वयंसेवक या साथ देने वाला साथी गद्दार कैसा हो गया? क्योंकि जब अ, 1970 में झगड़े हुए भयानक दोनों पाकिस्तान के बीच में और मुक्ति वाहिनी सेना बनी और उसका दमन करने के लिए जो पाकिस्तान के जनरल थे, आर्मी के चीफ थे, टिक्कू खान, इन्होंने बांग्लादेश में 3 एक आतंकी गुट बनाए थे, जो वहाँ लोगों का दमन करते थे, प्रदर्शनकारियों का। उनका नाम था अल बद्र, एक का नाम था अल शमस और एक का नाम था रज़ाकार। रज़ाकार की फ़ौज 50,000 की थी। 90 लोगों से शुरू हुआ रज़ाकार, 50,000 लोग। कहने के लिए तो स्वयंसेवक थे, लेकिन रज़ाकार ने जिस बर्बरता से वहाँ हत्याकांड किए, आप सोच भी नहीं सकते। बुद्धिजीवियों को उठा-उठा के सिर पे गोली मार देना, ये उनका रेगुलर पैटर्न हो गया था। भारतीय सेना जब घुसी, तब उन्होंने रज़ाकारों को दमन करने का प्रयास किया। रज़ाकारों के हाथ से कई लोगों को छुड़वाया। कई जगह छुड़वाने गए तो सिवाय हाथ में सिर्फ लाशें आई। तो रज़ाकार ये शब्द बहुत ही घृणा से देखा जाता है, जैसा नाज़ी पूरे जर्मनी में घृणा से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ यहूदियों का दमन किया था। वैसे ही बांग्लादेश की निर्मित के समय 1970-71 में रज़ाकार ये शब्द एक गाली हो गया और इसीलिए इसी शब्द का यूज़ करते हुए उन्होंने छात्रों को रज़ाकार कहा। छात्रों को रज़ाकार कहने के बाद छात्र इतने भड़क गए कि उन्होंने उस टीवी स्टेशन को ही आग लगा दी, जहाँ से इंटरव्यू प्रसारित हो रहा था। ये मामला फिर शांत हो जाता, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने रज़ाकार कहा, तो फिर बाकी जो मंत्री थे, उन मंत्रियों ने भी रज़ाकार जैसे शब्दों का उपयोग कर फिर छात्रों को भड़काया और फिर छात्र भड़क उठे। और उसके बाद जो स्थिति है, आज निर्वासित है शेख हसीना और कहीं न कहीं अ, शरण माँगने के लिए अलग-अलग देशों की राह देख रही है। ये एकाएक बदलाव पिछले 3 महीने, 4 महीने में इतना बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि आपने जनता को ग्रांटेड लिया। हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारा देश एक उपमहाद्वीप है भारत, लेकिन आस-पास के देशों में होने वाली हलचल हमारे देश पे भी इम्पैक्ट पड़ती है। जब पूरे मिडल ईस्ट में पिंक रिवॉल्यूशन चल रहा था, पिंक रिवॉल्यूशन का ही धागा पकड़ के हमारे देश में अन्ना हज़ारे का आंदोलन खड़ा हुआ और 10 साल की यूपीए सरकार पे इतने सवाल उठाए कि यूपीए सरकार को जाना पड़ा और मोदी जी को आना पड़ा। अक्सर हम जब सत्ता में रहते हैं और लगातार रिपीट होते हैं, तो एक अहंकार आ जाता है, खुद को भगवान मानने लगते हैं। हमारे देश में तो भगवान मानने भी लगे और ऐसे में ये वही पैटर्न देखता हूँ कि किसानों को हम खालिस्तानी कहते हैं।
किसी ने सरकार का विरोध किया तो उसको चाइना से लाने पैसा लाने वाला या पाकिस्तान का समर्थक कहते हैं। इससे लोग आहत होते हैं। किसान आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ये देश इतना बड़ा है और इस देश के लोग आज भी इतने समझदार हैं कि लोगों ने श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं की। लेकिन पड़ोस के देशों में होने वाले तमाम आंदोलनों का कहीं ना कहीं असर इस देश की मानसिकता भी पड़ता है। हमारे देश के नेताओं को ये देखना होगा कि वो अपनी मर्जी देश पे थोपने के बजाय देश क्या चाहता है ये भी देखना होगा। हमारे देश में भी आरक्षण का मामला, इसी आरक्षण के मामले ने मणिपुर जलाया। आज यदि महाराष्ट्र एक स्लीपिंग वॉल्केनो कहे या एक सोए हुए ज्वालामुखी के मुंह पे बैठा है, क्योंकि वहाँ ओबीसी वर्सेस मराठा वर्सेस वेस्ट इतना बुरी तरह से प्रभावित है और सत्ता पाने के लिए चुनाव नजदीक है, तो ये आरक्षण का भूत हमेशा सर पे उठाता है। जातिगत जनगणना एक ऐसा नासूर है, मतलब ऐसा एक सवाल है जिस सवाल के चलते पूरा देश में हंगामा हो सकता है। दूसरी ओर जो लगातार बिल आए जाते हैं पूरे देश में, आप देखें तो कहीं सीएए के नाम से, तो कहीं नुजुल जमीन के नाम से, तो कभी वक्फ बोर्ड के नाम से, लगातार ये सारी चीजें एक किसी न किसी एंगल की तरफ देती है। क्या किसानों के 3 बिल, इस देश का आंदोलन, यदि बिल वापस नहीं जाते तो क्या आंदोलन रुक जाता? ये किसानों की भलमानसा थी कि सरकार ने बिल वापस लिए और कई प्रॉमिसेस किए, उसमें से एक भी प्रॉमिस सरकार ने पूरा नहीं किया, जैसा कि सरकार की आदत है। फिर भी किसान शांत है। हमारे यहाँ न्यायालय की भूमिका फिर भी एक महत्वपूर्ण है। समय समय पे न्यायालय ने ऐसे निर्णय दिए जिसकी वजह से इस देश में जो वाफ इस प्रेशर कुकर में थी उसको रिलीज होने का मौका मिला। फिर लोग सोचते हैं कि चलो न्यायपालिका कुछ तो करेगी। तो हमारे पड़ोसियों में जो हो रहा है उसको हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इससे सीख हमारे देश को लेनी होगी, मीडिया को भी लेनी होगी। कई बार हम जरूरत से ज्यादा सत्ता पक्ष के लिए करते हैं, झुकते हैं, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। उसका कुछ खामियाजा वहाँ जो लोगों ने किया वो यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन कई एंकर लोगों ने दौड़ा दिए, लोग उनके पीछे लगे, कई एंकरों को हुटिंग हुई क्योंकि वो लगातार सिर्फ सरकार की बात करते हैं, जनता को वेदनाओं को शब्द देने की उनकी जगह नहीं। कुल मिलाकर हमारे पड़ोस देश में जो हुआ ये हमारे लिए लेसन है। क्या हमारा देश इससे कुछ सीख पाएगा? सवाल ये है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।